तारीख तो उसमें मिसबा का इनपुट कितना है? आई थिंक मेरे लिए खुशी की बात है कि ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है. बाबर के हवाले से मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर खेले. वो जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो जा रहा था कि अपनी गेम को तब्दील करना और शेप लूज़ कर रहा था, उसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसने रियलाइज़ किया है और वापस जो उसकी असल गेम थी कि टाइम करना, बॉल को शेप को मेंटेन करते हुए खेलना, उसकी कोशिश वो कर रहा है, जिसमें अच्छा है कि उसने आज ज़बरदस्त इनिंग खेली, रन्स किए, शॉट भी उसके लग रहे हैं. इट्स गुड टू सी कि ओवरऑल टीम अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि क्रिकेट में अच्छे दिन कम कम आते हैं. तो आई थिंक हमारे लिए, मेरे लिए भी और एज ए टीम हमारे लिए अच्छा है कि हम ज़बरदस्त मैचेस खेलें. मिसबा, लाहौर और कराची की जो कंडीशंस हैं उसको किस तरह आप देखते हैं कि आज हम एक ही दिन में हमने हाईएस्ट स्कोर भी देख लिया, लोएस्ट स्कोर मतलब 100 रन हम देख रहे थे, फिर 87 भी हो गया, 246 भी हो गया. तो लाहौर और कराची की जो पिचेस हैं उनको किस तरह आप देख रहे हैं? थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है. कल का जो पिच था वो पाकिस्तानी सॉइल पे खेले हैं, तो हमें पता है कराची में थोड़ा स्लो एंड लो होता है, तो उसमें मुश्किल था. बल्ले पे बॉल उस तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट आपको खेलना पड़ता है. उस बाउंस और पेस पे एडजस्ट करना, स्पिनर्स का रोल आता है, फास्ट बॉलर रिवर्स का भी रोल आता है. लाहौर में हमें पता है कि थोड़ा पिचेस ज़्यादा ट्रू होती हैं, बाउंस थोड़ा बेहतर है, बैट्समैनों के लिए थोड़ा ज़्यादा वो फ़ायदा मंद होता है. आज डिफरेंट पिच थी, आज ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी. फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा बॉल शायद डबल पेस था, जिसकी वजह से अर्ली ऑन विकेट्स गिरी. सेकंड इनिंग में, इवन फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा पिच खेला है. हमारी फर्स्ट इनिंग में मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त पिच, सेकंड इनिंग में भी ठीक था, बट जब वो रन्स इतने ज़्यादा लग जाते हैं तो उसको चेज़ करते हुए फिर दूसरी टीम के पास ऑप्शन नहीं होता. एंड क्रेडिट गोज़ टू आवर बॉलिंग ऑल्सो. अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग की है सब ने, और स्पेशली अप फ्रंट इफ्तिखार विकेटें ले रहा है, फिर फास्ट बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है. बट मुझे लगता है पिच फर्स्ट इनिंग फर्स्ट मैच में थोड़ा सा स्लो लग रहा था, बट उसके बाद से बहुत अच्छा खेला आज का पिच. अस्सलाम वालेकुम मिसबा. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, बेसिकली आप काफ़ी पाकिस्तान के सेटअप में पहले भी रहे हैं, और अभी पिछले टाइम में हमारी नेशनल टीम इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी इश्यूज नज़र आए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी. अब आपको एज अ पेशावर ज़ल्मी कोच आपको मौका मिला है कि सुफियान हो गए, बाबर हो गए, इवन इफ्तिखार, अब्दुल समद, पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स के साथ आप काम कर रहे हैं जो नेशनल टीम के सेटअप का हिस्सा हैं. तो पर्सनली आपके क्या गोल्स हैं विद देम, जो आप इनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे हैं? आप क्या पर्सनली आपने डिसाइड किया है कि आप इनके साथ कुछ काम करेंगे या इनकी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे? जी कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक कि बॉलर्स के हवाले से तो ऑब्वियसली बॉलिंग कोच काम कर रहे हैं. सुफियान आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं हमारे लिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में. उन्होंने पहले प्रूव भी किया है, कंसिस्टेंसी उनकी बेहतर हो रही है, थोड़ा लॉन्गर वर्जन क्रिकेट वो खेले हैं, बेहतरी आ रही है, विकेट्स ले रहे हैं. आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये. बाकी जो बैटिंग में है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, T20 वनडे में हमारे लिए थोड़ा सा हमें इश्यूज रहे हैं. बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग नंबर 5-6 का बैट्समैन, हमेशा हम कहते हैं कि ये क्रूशल नंबर्स हैं जिस पे प्रीवियसली हम उस तरीके से टॉप पे तो रन्स हो जाते हैं लेकिन नीचे से वो कंट्रीब्यूशंस नहीं आते. तो आई थिंक उस पर भी थोड़ा सा है. फरहान यूसुफ है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है समद, जिस तरीके से खेलता है, बेहतर उसकी गेम में बेहतरी आ रही है. दो उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, तो कोशिश यही है कि उनको उस रोल के लिए थोड़ा सा तैयार किया जाए ताकि वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए भी सर्व कर सके. इफ्तिखार एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो तो खैर काफ़ी अरसे से ऐसा करता आ रहा है. आई थिंक जहाँ भी वो खेलता है वो परफॉर्मेंस दे रहा है. तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर हैं कि आगे पाकिस्तान के लिए भी जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है उनके साथ काम करें. मिसबा, आप बतौर सेलेक्टर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो एज अ सेलेक्टर एक टीम को इतना करीब से देखना कितना मायने रखता है, और बाकी सेलेक्टर्स को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए
अगर आप समझते हैं कि उन्हें भी टीम्स के साथ काम करने दिया जाता तो बेहतर होता? देखिए, मुझे इस हवाले से नहीं पता, थोड़ा सा डिफरेंस है मेरा, क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी में बाद में आया हूँ, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है इनके साथ, तो ये भी रीज़न है कि मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरा कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, फुल फ्लैज नहीं था, मेरा सर्टन डेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए। और मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड से हुआ था तो उस वक्त इन टर्म्स पे हुआ था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो क्योंकि फुल फ्लैज काम कर रहे थे तो इस वजह से शायद वो नहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो शायद लोगों को इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा। बाकी ये है कि मैं तो हमेशा इस चीज़ को एडवांटेज समझता हूँ, जब आप उन प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं करीब से, तो आप उनको जितना बेहतर उनके बारे में जानते हैं और काम भी कर सकते हैं, उनको फ़ायदा भी दे सकते हैं, और सिलेक्शन में भी आपको उसका बहुत एडवांटेज होता है। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि आपको अपना प्लेयर्स को बिल्कुल करीब से पता होना चाहिए कि ये कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आप बेहतर सिलेक्शंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई अरीफ, कराची ब्लाइंड स्पोर्ट जर्नलिस्ट। मिसबा भाई, हमने पाकिस्तान टीम में हमेशा एक चीज़ देखी थी कि फेजेस में ना हमें T20 क्रिकेट में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज एक चीज़ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखने में आई कि फेज़ वाइज जो अगर हम देखें, फर्स्ट 6 ओवर 66 रन, नेक्स्ट 7 to 15 ओवर्स में आपने 104 रन बनाए, उसके बाद 5 ओवर में भी 76 रन बनाए। तो आप इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं और PCB के साथ मुंसलिक हैं, कि जो फेज़ वाइज है हम इसको अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी जो हमारी प्रॉब्लम इंटरनेशनल में आती है तो ये PSL में हम इसको देखें, ये आपके प्लान का हिस्सा था या वॉज इट गो इन द फ्लो? नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, फर्स्ट 6 ओवर्स एंड समटाइम्स यू से कि अगले 9 ओवर 15वें ओवर तक या 10 ओवर 16वें ओवर तक एक आप ज़रूर टेम्पलेट सेट करते हैं अपनी बैटिंग का, तो वो ज़रूरी है। जिस तरीके से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे हैं कि आजकल मिनिमम 60 रन टारगेट करती हैं टीमें, जो भी सिचुएशन हो फर्स्ट 6 ओवर्स में, ज़्यादा जितने भी हो जाए, लेकिन मिनिमम आप देखते हैं कि 60 रन आप करें, और अगले 10 ओवर्स में मोर और लेस 80 to 90 रन टीमें देखती हैं। आखिरी 5 में फिर अगर आपकी अच्छी पोजीशन है, यू कैन गो अप टू 50 70 कुछ भी, तो एक कुछ ना कुछ आप एक बेसिक टेम्पलेट सेट करते हैं, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन द मिडल और देखें बॉलिंग कैसी हो रही है, पिच कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो मर्ज़ी आप टारगेट सेट करें, अंदर जाके जब पिच या थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन बनती है तो आपको उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना। अच्छा मिसबा, जैसे आपने इफ्तिखार की बात की, मैं इफ्तिखार के हवाले से ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इफ्तिखार जब ज़ल्मी का पार्ट बने थे तो उन्होंने एक बड़े कॉन्फिडेंट ही थे, और अभी भी जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट है। तो क्या वो टीम को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, और क्या आप उनसे कोई एक्सपीरियंस लेते हैं? क्योंकि कल बाबर भी आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि वो इफ्तिखार अहमद से लाइक एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप उनसे कोई गाइडेंस लेते हैं या नहीं? थैंक यू। नहीं, बाबर उससे काफ़ी छोटा है, तो मैं ज़ाहिर है इफ्तिखार से एक्सपीरियंस में ज़्यादा हूँ लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर सकता है। उसकी बॉलिंग में उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे इन पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस हो गया है, और एक तो वो अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी डिफरेंट लीग्स में खेलने की वजह से, और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी एज अ बॉलर भी है। पावर प्ले में इन पिचों पे बड़ा मुश्किल है बॉल करना, और अगर आपका ऐसा बॉलर हो कि जो ऊपर से आपको 1-2 आउट कर दे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कंपेटिटिव है, हमेशा जब भी आता है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, एंड विद हिज एक्सपीरियंस और अपनी कोशिश से वो हर रोज़, चाहे वो इतनी क्रिकेट खेल गया है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूँ। हम सब लोग बैटिंग बॉलिंग की बात करते हैं, आपकी टीम के अंदर आमिर जमाल भी हैं, फ़हीम अशरफ भी पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन क्या वजह है हमें अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसा कोई क्रिकेटर नहीं मिला है? आप पिछले 10 टूर्नामेंट उठा के देख लें, 6 ICC के, 4 एशिया कप,
ہمیں اسپیشلی اس طرح کا کرکٹر بہت ضرورت ہے. تو اس PSL میں 8 ٹیمیں, آپ کو کچھ امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اس کے بعد کچھ کے ثمرات مل پائیں گے اس طرح کے کرکٹر کی تلاش میں؟ لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ایسے ورلڈ کلاس کرکٹر, تو پھر ٹائم لگتا ہے آپ کو آنے میں. کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو لوگ جس طرح عامر کو بھی کھلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس رول میں اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے فیلڈر بہت اچھا پرفارم کرے تاکہ پاکستان کے لیے ایک آپشن ڈیولپ ہو. ہوپ فلی آگے کے لیے بھی اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بھی ہم اس چیز پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایسے پلیئرز جو ڈومیسٹک میں اس رول میں پرفارمنسز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان پہ آف سیزن میں ہم کام کریں, ان کو تھوڑا ہم تیار کریں اس چیز کے لیے. تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اگلے جو یہ آف سیزن کے 2-3 مہینے آئیں گے پلس جو PSL کی جو پرفارمنسز ہوں اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آئے گا اس کا. مصباح بھائی, آپ ہمیشہ آپ نے افتخار کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا, 3D پلیئر آپ کے تھے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں افتخار جس طرح کا وہ اب بھی اپنا اسکل اور اپنا ٹیمپو شو کر رہے, انڈر یوٹیلائزڈ رہے نیشنل سیٹ اپ میں, جو ان کی صلاحیت تھی اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا؟ بس سم ٹائمز یہ ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے اپنی اس کی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا اس کو, ہماری ٹیم کے لیے کھیلتا رہا, SNGPL کے لیے پرفارمنسز میں نے دیکھی ہیں, نو کہ وہ کس طرح کی کیپیبلٹی ہے اس کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسا پلیئر پرفارم کر رہا ہے, جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ہے, اس لیول پہ کمپیٹ کر سکتا ہے, تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں. ہاں, پاکستان کو شاید جو ورلڈ کپ آپ آسٹریلیا میں کھیلے ہیں, افتخار نے بڑا زبردست پرفارم کیا, اس کے بعد اس طریقے سے اس کو اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا چانسز نہیں ملے, بٹ سم ٹائم اٹ ہیپنس. تھینک یو ایوری ون. اگلی ٹیم ویٹ کر رہی ہے تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ کی کویسچنز لیں گے. تھینک یو ایوری ون.